प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं इससे अगली वीडियो में आप लोग को अम्ल, क्षार और लवण का कुछ क्वेश्चन करा दिया था। एक क्लास 10 है और सब्जेक्ट साइंस है, चैप्टर 2 अम्ल, क्षार और लवण। इसका कुछ क्वेश्चन करा दिया था मैं। तो आप लोग स्क्रीन में जितना भी क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करा दिया था, इसलिए मैं आगे चलूँगा। जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसको पता होगा कि मैं कहाँ तक क्वेश्चन करा दिया था, ठीक है। तो मैं उससे आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ आज। तो प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ तक क्वेश्चन करा दिया था। देखिएगा, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखे अच्छा, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसका पहला क्वेश्चन कराया था, उसके बाद नहीं कराया था। मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार। शॉर्ट में, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा, धोने का सोडा जो निरमा बोल देंगे। बेकिंग सोडा की बात करें तो खाने वाला सोडा या मीठा सोडा, ठीक है। इसका दो उपयोग बताइए। तो धोवन सोडा का दो उपयोग है, धोने का सोडा का दो प्रमुख उपयोग, कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में, ठीक है। याद कर लीजिएगा, घरों में साफ सफाई के लिए। ये याद हो गया होगा, नहीं तो फिर से एक बार बार सुन लीजिएगा इसको, ठीक है। अब बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग, किसका? बेकिंग सोडा का दो प्रमुख उपयोग। इसका उपयोग देखिए, सोडा अम्ल अग्निशमक में है। वीडियो को 2-3 बार देखिए, बार बार पढ़ने से कोई भी चीज़ याद हो जाती है। सेकंड क्या है? खाने की चीज़ों को मुलायम तथा स्पंजी बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग क्या करने में? सोडा अम्ल अग्निशमक में करते हैं और खाने की चीज़ों को क्या करने में? मुलायम करने में। मैं इसको अच्छी तरह समझा रहा हूँ, इसलिए इसके बारे में मतलब फिर से गहराई से समझा नहीं रहा हूँ, अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट चल रहा हूँ, वहाँ से डिस्कस करूँगा, ठीक है। देख पा रहे होंगे क्वेश्चन आप लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है? अभी मैं दूसरा डिस्कस किया शॉर्ट में, अब यहाँ से थोड़ा डिटेल से डिस्कस करूँगा। मैं यहाँ तक नहीं पढ़ाया था। एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ग्वाला मतलब है ना, वो ताज़े दूध में क्या करता है? बेकिंग सोडा मिलाता है। बोलता है ये नंबर, ताज़े दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? समझ पाए होंगे। मैं ओनली अभी ए नंबर का केवल उत्तर बताऊंगा, उसके बाद बी नंबर का। तो बोलता है एक ग्वाला ताज़े दूध में बेकिंग सोडा मिला देता है। ताज़े दूध में क्या मिलाता है? बेकिंग सोडा। ये समझिए कि एक गिलास है, ठीक है, उसमें दूध है और उसमें ना क्या मिला दिया? बेकिंग सोडा मिला दिया, ठीक है। तो क्या होगा? और मतलब मिलाने पर वह क्षारकीय क्यों हो जाता है? बोलता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, बेकिंग सोडा ना पहले से उसमें क्षारकीय होता है। कौन? बेकिंग सोडा क्षारकीय होता है। जब इसको दूध में मिलाएंगे ना तो दूध को भी वो क्षारकीय कर देगा, ठीक है। और उसमें मिलाया क्यों जाता है? क्षारकीय करने के लिए ही, ताकि उसको अधिक दिन रखे ना तो वह खराब ना हो, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को क्वेश्चन में इसमें भी पढ़ के सुना दे रहा हूँ, क्योंकि बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है। बेकिंग सोडा की प्रकृति में बोला कैसा होती है? क्षारीय। या दूध के पीएच मान को बढ़ा देता है। दूध के पीएच मान को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। दूध का पीएच मान ना, ताज़ा दूध का पीएच मान 6 होती है और इसको बढ़ा देता है। और बढ़ा देता है मतलब क्या है? बढ़ा देता है जिसके कारण दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता। जिसके कारण दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता। मतलब ये समझिए ना, ये गिलास से समझिए इसमें दूध है। जब कभी भी इसमें ना बेकिंग सोडा मिला देंगे, बेकिंग सोडा कहने का मतलब NaSCO3 इसमें मिला देंगे, ठीक है। NaOCl3 बेकिंग सोडा का सूत्र है। जब इसको मिला देंगे तो जो मिला दिए ना NaSCO3, ये ना पहले से क्या होता है? तो ये पहले से क्षारकीय होता है। पहले क्या होता है? क्षारकीय। जब इसको दूध में मिला देंगे यार, तो इसे भी क्या कर लेगा? ये क्षारकीय बना देगा। अब क्षारकीय बनाएगा तो क्या फ़ायदा है या क्या हानि है? तो फ़ायदा ये चीज़ है ना, दूध जल्दी ख़राब नहीं होगा। क्यों ख़राब नहीं होगा? जल्दी खट्टा नहीं होगा, क्योंकि इसका पीएच मान ना 7 से अधिक हो गई है। जब कभी क्षारकीय कोई चीज़ हो जाती है तो उसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाती है। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे, ठीक है। आप देखिए इसका बी नंबर, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? देखिए, बोलता है ना, एक गिलास था, इसमें दूध था, ठीक है। इसमें मैं बेकिंग सोडा ऊपर से क्या कर दिया? मिला दिया। आप क्या बोलता है? इस दूध को, इसको, ठीक है, दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? तो देखिए, जब ये ताज़ा दूध था तो इसका पीएच मान 6 था। जब इसमें ना बेकिंग सोडा मिला दिया तो इसका पीएच मान 7 से अधिक हो गया। मतलब हो सकता 8 भी हो गया, 9 भी हो गया। किसका?
ये बेकिंग सोडा मिला देने पर। आप बता दो इसको ना दही बनना है, दही बनना है ये दूध को, तो क्या है इसका पीएच मान ना सबसे पहले 6 होगा, 6 आएगा तो ताज़ा दूध रहेगा, 6 से कम आएगा मतलब 5 होगा तो ये दही की ओर जाएगा। तो देखिए ये 8 9 इसका पीएच मान हो गया है, बेकिंग सोडा मिलाए हैं तो इसका पीएच मान घटेगा, 7 से कम होगा तो वो ना अम्लीय होगा, और जब कभी भी वो अम्लीय होगा तो खट्टा लगेगा, और खट्टा होगा ना तो क्या है कि हम लोग दही से कहेंगे, कोई दूध खट्टा होता है तो वह दही बन गया ये समझते हैं। तो मैं इसका डिटेल उत्तर यहाँ पे पढ़ के सुना दे रहा हूँ। बोलता ना इस दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि दूध के क्षारीय गुण को लैक्टिक अम्ल के द्वारा उदासीन करने के बाद ही दही का निर्माण होता है, जिसमें अधिक समय लगता है। सुन रहे हैं, मैं इसको पढ़ के समझा रहा हूँ फिर से। इस दूध को दही बनने में, इस दूध को क्या बनने में, दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है, क्यों लगता है देखिए, क्योंकि दूध के क्षारीय गुण को लैक्टिक अम्ल के द्वारा, मतलब दूध है, ठीक है, क्या है बोलिए, दूध है, ये दूध है, ठीक है। दूध के क्षारीय गुण को, इसमें बेकिंग सोडा मिलाए हैं तो ये क्षार बन गया है, इसमें बेकिंग सोडा मिला दिए हैं तो क्या बना है, क्षारीय गुण हो गया इसमें, को लैक्टिक अम्ल के द्वारा उदासीन करने के बाद, सबसे पहले लैक्टिक अम्ल इसको दही में बनाने से पहले सबसे पहले उदासीन करेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्षारीय हो गया है, उदासीन करेगा मतलब इसका पीएच मान 7 करेगा, ठीक है। उदासीन करने के बाद ही दही का निर्माण होता है। सबसे पहले इसका उदासीन करने में कुछ समय लगेगा, फिर दही बनाने में कुछ समय लगेगा, पीएच मान फिर से कम करना पड़ेगा जिसमें अधिक समय लगता है। तो प्यारे दोस्तों ये लोग समझ गए होंगे ऐसा मुझे लग रहा है। मैं क्वेश्चन नेक्स्ट चल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या बोलिए, 3, ठीक है। देखिए मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ये बहुत ही रोचक क्वेश्चन है अभी का, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या, 3। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगी। 5 बिलियनों ABCD व ए की जब सर्वाधिक सूचक से जांच की जाती है, मतलब 5 बिलियन है। कितने बिलियन है बोलिए, 5 बिलियन। मैं इस तरह समझाने की दृष्टि से ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है। 5 बिलियनों ABCD व ए की जब सर्वाधिक सूचक से जांच की जाती है तो पीएच के मान क्रम से 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होती हैं। देखिए 5 बिलियन है, बिलियन ए है, बी है, सी है, ये डी है और ये क्या है, ई। 5 बिलियन है, ठीक है। बिलियन इसमें कुछ होगा, ठीक है, समझ में आ रही है, ये बिलियन है इसमें। अब इसको जांच किया गया ना तो इसमें पीएच मान क्या पाया गया, फर्स्ट में 4 पाया गया, सेकेंड में 1, तीसरा में 11 और चौथा में 7 और पांचवा में कितना, 9, ठीक है, प्राप्त होती हैं। अब क्या बोलता है क्वेश्चन नेक्स्ट, कौन सा बिलियन उदासीन है। देखिए 5 बिलियन है, अब ना बिलियन ABCDE और उसका पीएच मान देखा गया तो पहला में ए में पाया गया 4, बी में पाया गया 1, सी में 11, डी में 7, ई में 9। अब कौन सा बिलियन इनमें से ए उदासीन है कि बी की, सी की, डी की, ई। ये नंबर यही बोलता है कौन सा बिलियन उदासीन है। तो कौन सा बिलियन उदासीन होगा, देखिए कौन सा बिलियन उदासीन है बोलता है। तो उदासीन ए का पीएच मान कितना है, 4 है, तो 7 से कम होगा ना, वह अम्लीय होगा, ठीक है। उदासीन बी का पीएच मान कितना है, 1 है, ठीक है। बिलियन तीसरा का पीएच मान कितना है, सी का 11, और बिलियन चौथा है जिसका पीएच मान कितना है, मतलब बिलियन डी है, इसका पीएच मान 7 है, और बिलियन ना ई है, इसका पीएच मान 9 है। तो उदासीन होने के लिए ना पीएच मान कितना चाहिए, 7। तो किस में 7 है, देख लीजिए इसमें 7 है, ठीक है। तो कौन सा बिलियन उदासीन होगा, बिलियन डी क्या होगा, उदासीन होगा, ठीक है। इसी प्रकार बी नंबर में बोलता है कौन सा बिलियन
परबल क्षारीय है, परबल क्षारीय मतलब जिसका पीएच मान सबसे अधिक होगा, 14 की ओर होगा। 14 के सामने जो है उसी को सही मारेंगे। पीएच मान किसका 14 के सामने है, वो परबल क्षारीय होगा। तो 4, 1, 11, 7, 9, तो देखिए इस 14 के सामने कौन है, 11, मतलब ये परबल क्षारीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सी नंबर में कौन सा विलयन परबल अम्लीय है, तो जो एक के सामने है या एक है वो परबल क्षारीय होगा। ठीक है, तो देख लीजिए बी होगा इसका आंसर। ई नंबर में क्या है, दुर्बल क्षारीय है। दुर्बल क्षारीय मतलब ना ये दुर्बल क्षारीय मतलब 7 से अधिक होगा या 7 मतलब 8 होगा, 9 होगा, कुछ होगा, वो दुर्बल क्षारीय होगा। तो देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा। अब क्या है, ये समाप्त होगी। आप क्या बोलता है लास्ट में, देख लीजिए पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किस क्रम में व्यवस्थित करना है, पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कौन सा विलयन में हाइड्रोजन आयन क्या होगा ना, अधिक है, फिर उससे अधिक है, फिर उससे अधिक है, सबसे अधिक है। तो ना जिसका पीएच मान सबसे अधिक होगा उसमें ना हाइड्रोजन आयन सबसे कम होगा। तो बताइए किसमें किसका पीएच मान सबसे अधिक है, पीएच मान ना सबसे अधिक किसका है, उसका उसमें हाइड्रोजन आयन कम होगा, तो बी नंबर में। तो 11, फिर उससे कम किसका है 9, तो इसमें हाइड्रोजन आयन थोड़ा अधिक होगा। फिर से इससे कम किस में है 7, इसमें हाइड्रोजन आयन होगा कुछ। फिर क्या है ना इससे अधिक 4, तो इसमें हाइड्रोजन आयन अधिक होगा। जिसका पीएच मान जितना कम रहेगा उसमें ना हाइड्रोजन आयन उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसे समझ गए होंगे। नहीं तो यहाँ पे इसका क्या है ना, आप सारा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, कौन सा विलयन उदासीन है, तो उदासीन विलयन डी, पीएच मान 7, जिसका पीएच मान 7 होगा वह उदासीन होगा। बी नंबर देखिए, परबल क्षारीय है, तो विलयन पीएच का मान 11, ये परबल क्षारीय है। सी नंबर, परबल अम्लीय कौन है, विलयन बी, पीएच मान 1। दुर्बल अम्लीय कौन है, विलयन ए, पीएच मान 4। दुर्बल क्षारीय विलयन ई, पीएच मान कितना 9। अब यह बोलता है पीएच के मानों का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का आरोही क्रम, तो देख पा रही होंगे 11, 9, 7, 4, 1। सबसे पहले पीएच मान जिसका अधिक है उसको लिखा गया, उसके बाद सबसे कम है उसको लिखा गया। जिसका पीएच मान सबसे अधिक होता है उसमें क्या होता है, मैं बताया, जिसका पीएच मान सबसे अधिक होगा ना उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगा, कम होगा। जितना पीएच मान कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या डिस्कस किए समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अभी नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या बोलिए, 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे होंगे। मैं इसे समझा दे रहा हूँ अच्छी तरह से आप लोग को, और इसे एक बार अपना दृष्टि भी इससे भी पढ़ेंगे। मैं ये ना सारे व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कर दूंगा, ये चीज़ भेज दूंगा पीडीएफ इसका, आप लोग अपने से भी रीड कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, एक बार वीडियो आप लोग ज़रूर देखें प्यारे दोस्तों स्टूडेंट्स। बोलता क्या है, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले ना क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। पहले सबसे पहले क्या लिखना है, शब्द समीकरण। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ना अम्ल दानेदार जिंक के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है, इसका आंसर यहाँ पे भी है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल और कौन अभिक्रिया करता है, जिंक। सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तो सबसे पहले शब्द समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसे समझाता हूँ ताकि फास्ट होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल लिख दिया, और किसके साथ अभिक्रिया करता है, जिंक के साथ, तो ये शब्द समीकरण हुआ। ऐसे जो हिंदी में लिख दिया है ना उसे शब्द समीकरण कहेंगे। ठीक है, अब ये क्या बनाएगा, तो इस हिंदी में लिखा हुआ है इसलिए बेहतर समझ में नहीं आएगा, बट जो जानता है ना उसको डिटेल समझ में आएगा। मैं समीकरण के द्वारा इसको अच्छी तरह से समझा दूंगा। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये जिंक है, ये अभिक्रिया करती है ना और क्या बना देती है, जिंक सल्फेट। ठीक है, क्या बनाती है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस।
तो ये शब्द समीकरण रह गया, ये मैं जो डिस्कस किया वो शब्द समीकरण है, ठीक है। तो बोलता है पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तो शब्द समीकरण ये हो गया, और संतुलित समीकरण में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ अभी वो है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र आप लोग जानते हैं H2SO4। एक यू लिखा है तो उसे डाउट मत होना, एक यू का मतलब एक्वस हो गया, ठीक है, वो द्रव के रूप में रहेगा, ठीक है, तो उसे हम लोग एक्वस कहेंगे। ये यहाँ पे जेडेन है, ठीक है, जेडेन ये जिंक है, क्या है, जिंक है। ये दोनों अभिक्रिया किया ना, और क्या कर दिया कि जेडेन SO4 बना लिया, ठीक है, और ये H2 बना दिया। कोई डाउट? यहाँ पे 4 लिख दिया है, यहाँ पे 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये 4 लिखा है, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या बनाया है देख लीजिए, H2SO4 जिंक अभिक्रिया किया और ZnSO4 बन गया, H2 बन गया, ठीक है। और अगर कभी पूछ दे, मैं इसका बेसिक देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आउट डिस्कस भी थोड़ा कर रहा हूँ, ये कैसा अभिक्रिया है, तो ये ना विस्थापन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है बोलिए? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में से कोई तत्व हटाकर उसका स्थान खुद स्थान ग्रहण कर लेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलिए? विस्थापन अभिक्रिया। देख लीजिए H2SO4 है, इसमें ना H को हटा दिया और इसके जगह में खुद बैठ गया है, कौन, जिंक। H को हटा दिया मतलब इसको विस्थापित कर दिया, यहाँ पे देखिए, ठीक है, और ये H के जगह में कौन बैठ गया, ये जिंक बैठ गया, ये वाला बैठ गया, देख लीजिए H के जगह में ये बैठ गया है, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कभी पूछ सकता है इस प्रकार की अभिक्रिया। देख लीजिए बी नंबर, कौन सा नंबर, बी नंबर, सॉरी बी नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की बात कर रहा है, मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम मतलब Mg के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, लवण प्लस क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, मतलब Mg बनाएगा Cl2 बनाएगा, ठीक है। HCl Mg के साथ अभिक्रिया करेगा, मतलब ये क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये मैग्नीशियम है, ये दोनों अभिक्रिया करेगा ना, और क्या करेगा, H को हटा लेगा, MgCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको शब्द समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे बता ही दिया है, क्या बता दिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बता दिया है, किसके साथ अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम पट्टी, तो मैग्नीशियम का Mg होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस क्या लिख लीजिएगा, बी नंबर में देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मैग्नीशियम, ये प्लस करके लिख लिया आप लोग। उसके बाद ये क्या बन गया है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, में जो बोला। अब क्वेश्चन नंबर बी देख लीजिए, ठीक है, बी देख लिया, सी देखिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया करता है, अल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता, अल्युमिनियम चूर्ण मतलब Al के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तो ये क्या बनेगा, अल्युमिनियम सल्फेट बनेगा, देख सकते हैं आप लोग, इसका ये क्या है समीकरण, सल्फ्यूरिक अम्ल और एल्युमिनियम क्या करती है, अभिक्रिया करती है, और एल्यूमिनियम सल्फेट बनाती है और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आप क्या है ना, ये क्या बना लेती है, एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये शब्द समीकरण है, मेजोरेट किया क्या है, शब्द समीकरण। नीचे में देखिएगा समीकरण, सल्फ्यूरिक अम्ल ये सूत्र है इसका, अल्युमिनियम ये इसका सूत्र है, अल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3, एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र, हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा ये समाप्त होगी, नहीं डी नंबर बाकी है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की बात कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बार बार आ रही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में मैं क्या डिस्कस किया था, ये परबल अम्ल है, परबल अम्ल को पहचानने का तरीका, जिसमें हाइड्रोजन सबसे कम होगी वो परबल अम्ल होगी, ठीक है। देखिए कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं, डी उत्तर है, क्वेश्चन यहाँ पे है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब ये समझ जाइए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है ना, किसके साथ अभिक्रिया करता है, लौह मतलब Fe के साथ, आयरन के साथ,
फेरस बोलिए या आयरन बोलिए या लौह बोलिए। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं। ये अभिक्रिया करती है और क्या बनाती है, फेरस क्लोराइड बनाएगा जिसको हम लोग आयरन क्लोराइड बनेगा, ये और ये अभिक्रिया करेगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। डी नंबर HCl है और Fe है, अभिक्रिया किया और क्या बना लिया, FeCl3 और यहाँ पे H2 बना लिया। ये बैलेंस यहाँ पे किया गया है। अगर आप लोग को बैलेंस करना नहीं आता है ना तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा बैलेंस करने वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 रहा था जिसको मैं डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग यहाँ पे रीड कीजिए, देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर क्या, 5। HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये दोनों अम्ल है। और क्या कहता है क्वेश्चन, HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। HCl और HNO3 जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। अम्लीय क्या, अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्वेश्चन सबसे पहले समझिए, उसके बाद क्या समझना है ना, इसका उत्तर समझना है। HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे नेक्स्ट मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ इसे, जैसे यौगिक के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। क्वेश्चन पूरे समझ गए होंगे। HCl है और HN क्या है, O3 है। ये जल की उपस्थिति में क्या होता, अम्लीय गुण दर्शाता है। लेकिन क्या चीज़ बोलिए, लेकिन एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक है ना, ये अम्लीयता गुण नहीं दर्शाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर सबसे पहले एक बार रीड कीजिए, उसके बाद देखिए ये उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख पा रही होंगी। तो HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में विघटित होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। HCl है और HNO3 है, ये दोनों क्या करते हैं ना, जल में मिलते हैं और हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। कौन सा आयन बनाते हैं, हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं। देख लीजिए कौन कौन, HCl और HNO3 जल के साथ मिलते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। और हाइड्रोजन आयन ना स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं, ये जल के अणुओं के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। क्या आयन बोलिए, हाइड्रोनियम आयन। सबसे पहले क्या हुआ, ये जल में मिल गया, कौन, HCl और HNO3, ये जल में मिल गया और क्या बनाया, हाइड्रोजन आयन बनाया। अब हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रहेगा, ये जल के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन, मतलब H3O प्लस बनाएगा। इसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन H3O किसका सूत्र है, हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे इसको। ठीक है, ये चीज़ बना लेता है, कौन बनाता है, तो क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। HCl और HNO3 है ना, जल से मिलकर हाइड्रोजन आयन बनाता है और हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है, ये जल के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, देख पा रही होंगी यहाँ पे, हाइड्रोनियम आयन, ये हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में आई होगी, आगे रीड कीजिए। इसी कारण से HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित होते हैं। इसलिए किसमें, HCl में और HNO3 में अम्लीय अभिलक्षित प्रदर्शित करते हैं। मतलब इसलिए HCl और HNO3 ना अम्लीय अभिलक्षित प्रदर्शित करते हैं, मतलब अम्लीय गुण दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है बैलेंस करके। HCl है, ये जल अभिक्रिया किया, हाइड्रोजन आयन बनाया। ठीक है,
और ये क्लोरीन गैस अलग होगी। ये हाइड्रोजन आयन क्या करेगा ना, किसके साथ अभिक्रिया करेगा, H2O के साथ, और क्या बना देगा, H3O प्लस बना लेगा। H3O प्लस क्या है, तो ना ये हाइड्रोनियम आयन का आयन है बोलेंगे, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे और एक समीकरण लिख दिया है, ठीक है, इसी को लिखा है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पे लिखा है, ये जल से अभिक्रिया किया और H3O बना दिया, हाइड्रोनियम आयन बना दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक, अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे क्या बोलिए, यौगिक के विलयनों में हाइड्रोजन आयन मतलब H प्लस या हाइड्रोनियम आयन नहीं बनते हैं। देख लीजिए एल्कोहल है ना और ग्लूकोज है, क्या चीज़ बोलिए, ग्लूकोज, ग्लूकोज सूत्र आता है C6H12O6, ये है ना, क्या करता है ये दोनों, जब कभी भी ये या ये जल में मिलता है H2O में, तो ये इसमें हाइड्रोजन आयन भी नहीं बनता है और हाइड्रोनियम आयन भी नहीं बनता है, मतलब H3O प्लस भी नहीं बनता है, ये दोनों नहीं बनता है, ठीक है, नहीं बनता है, इसलिए ये अम्लीय लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। मतलब इसको समझना है, क्या समझना है, देखिए एल्कोहल है, कौन, अल्कोहल, अल्कोहल OH है और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है, ये दोनों है जो कि जल के साथ मिलता है और हाइड्रोजन आयन भी नहीं बनाता है और हाइड्रोनियम आयन भी नहीं बनाता है, H3O प्लस भी नहीं बनाता है, जिसके कारण एल्कोहल और ग्लूकोज क्या नहीं करते हैं, अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। समझ में आया होगा आशा करता हूँ, ठीक है। एक बार वीडियो देखिए, आप लोग को ये PDF भेजूंगा, PDF जब आप पढ़िएगा ना तो ये चीज़ समझ में आएगा आपको, यहाँ पे इस तरह से समझाया था सर, आप लोग बोलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन समाप्त हो गया, देख लीजिए। अब मैं आप लोग को ना अगली वीडियो में धातु एवं अधातु ये अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा सबसे पहले, उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कराऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ, मैं ये सारा PDF आप लोगों को सेंड कर दूंगा। एक बार वीडियो देखने के बाद आप लोग जरूर रेट कीजिएगा, आप लोगों को समझ में आएगी, ठीक है। धन्यवाद।